नेटफ्लिक्स एंड चिल, ये लाइन आपने भी कभी ना कहीं तो जरूर सुनी होगी, लेकिन इस एक छोटी सी लाइन के पीछे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी छिपी है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि पूरी केस स्टडी समझे बिना आपको ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी नहीं समझ में आएगी। चलो शुरू करते हैं। ये बात है 1997 की, जिस दौर में लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए मूवी टेप्स खरीदने पड़ते थे। वो मूवीज के टेप्स प्रोवाइड करने का काम ब्लॉकबस्टर की कंपनी बहुत अच्छे से कर रही थी। लोग शोरूम में जाते और अपनी मनपसंद मूवीज के टेप्स को खरीद लाते। वहाँ के एम्प्लॉइज कंज्यूमर्स को मूवीज के रिव्यूज भी दे देते थे। कौन सी मूवी किसकी है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है, सारा रिव्यू देते थे। सभी को दिन भर के स्ट्रगल के बाद एंटरटेनमेंट चाहिए होता था रिलैक्स फील करने के लिए। एंटरटेनमेंट हर किसी की नीड बन चुका था और यही सब देखते हुए दो लड़के रीड हास्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ ने सोचा क्यों ना हम भी मूवीज टेप डिलीवर करें। फिर उन्होंने सोचा आइडिया तो अच्छा है बट एक टेप में बस एक ही मूवी बेच सकते हैं। अगर बिजनेस करना है तो हजारों टेप्स खरीदनी पड़ेंगी, जिसके लिए कैपिटल भी बहुत बड़ा चाहिए और टेप्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज भी बहुत सारा चाहिए। तो उन्होंने सोचा इतना झंझट वाला बिजनेस तो अपने बजट से बाहर है। लेकिन फिर भी ये दोनों ना माने और इन्होंने इस बिजनेस के ऊपर रिसर्च करनी चालू कर दी। रिसर्च करते करते इन्हें पता चला कि जापान ने डीवीडी प्लेयर लॉन्च किया है जिसमें मूवी देखने के लिए एक पतली और छोटी सी कैसेट्स लगानी पड़ती है। उन्होंने सोचा कि अगर ये टेक्नोलॉजी उनकी कंट्री में आ जाती है तो ये दोनों मूवी डिलीवर का बिजनेस आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कैसेट सस्ती भी हैं, ज्यादा जगह भी नहीं घेरेंगी और लाने ले जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय बाद ठीक वैसा ही हुआ। डीवीडी प्लेयर टेक्नोलॉजी इनकी कंट्री तक भी पहुंच गई, जिसकी वजह से एक कंपनी स्टार्ट हुई जिसका नाम था Netflix.com। इन्होंने कंपनी तो खोल ली पर इन्हें माल कैसे बेचे ये नहीं पता था। अब इन्होंने ब्लॉकबस्टर कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को स्टडी किया कि कैसे कैसे वो अपने टेप्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। उनकी स्ट्रेटेजीज को ब्रेक डाउन करते करते उन्हें एक फ्लॉ नजर आया। ब्लॉकबस्टर कंपनी क्या करती थी कि वो लोगों को टेप्स रेंट पर देती थी 24 आवर्स के लिए। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर टेप वापस नहीं किया तो लोगों को उसके लिए पेनल्टी देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से अगर लोग किसी काम में बिजी हो जाते और मूवी नहीं देख पाते थे तो उन्हें रात में जाग के मूवी देखनी पड़ती थी या बिना देखे ही वापस करनी पड़ती थी, और अगर लेट हुआ तो पेनल्टी भी देनी पड़ती थी। ब्लॉकबस्टर का यही फ्लॉ अब नेटफ्लिक्स के लिए एडवांटेज बनने वाला था। नेटफ्लिक्स ने ऑफर को चेंज किया और अपने कस्टमर्स को कहा कि कैसेट्स रेंट पर ले जाओ और आराम से देखो, कोई लेट फी चार्ज आप पर नहीं लगेगा, आराम से 2-3 दिन में वापस कर देना, जिसकी वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट प्लस कंफर्ट भी मिला। अब उन्हें किसी भी पेनल्टी का डर नहीं था, वो आराम से मूवी एंजॉय कर सकते थे। इस ऑफर की वजह से इन्होंने ब्लॉकबस्टर कंपनी के आधे कस्टमर्स तोड़कर अपनी तरफ मोड़ लिए। यहाँ से इनकी थोड़ी बहुत तरक्की होनी शुरू हुई। अब इस ऑफर की वजह से इनका काम अच्छा चलने लगा था, पर इन्हें अपने काम को और भी ज्यादा एक्सपेंड करना था। तो इन्होंने इसके बारे में सोचना चालू किया कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमारा काम और भी ज्यादा एक्सपेंड हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत सोच विचार करने के बाद ये अपने कंज्यूमर्स के लिए एक और अच्छा ऑफर लेकर आए, जिस ऑफर में ये लोगों से मंथली चार्ज करते थे, जिसमें लोग कितनी भी सीडी मंगा सकते थे और कभी भी लौटा सकते थे। सबके लिए अनलिमिटेड ऑफर कर दिया। अब इस ऑफर की वजह से इनका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो हुआ। इनका काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगा और इस ऑफर से कस्टमर भी सेटिस्फाइड थे, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखते ही देखते 2002 में नेटफ्लिक्स की कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। 2004 तक नेटफ्लिक्स के 20 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स हो गए जो इन्हें हर महीने पे करते थे। 2007 में इन्होंने नेटफ्लिक्स को डिजिटलाइज कर दिया। अब जैसे जैसे इंटरनेट स्पीड अच्छी होती जाएगी नेटफ्लिक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जिसके डिजिटलाइज करने के बाद नेटफ्लिक्स बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा कि आज है। और आज नेटफ्लिक्स की नेटवर्थ $274 बिलियन है। लेकिन इनकी 3 वर्ड्स वाली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने तो अब बवाल ही मचा रखा है। इस स्ट्रेटेजी को मैं 1-2 एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। अगर कोई हमारे सामने नाइकी का नाम लेता है तो हमारे मन में इमेज बनती है स्पोर्ट्स शूज की, और स्पोर्ट्स शूज की इमेज बनते ही हमारे मन में हार्ड वर्क, डेडिकेशन जैसे रनिंग, जिम या वर्कआउट से रिलेटेड थॉट्स घूमने लगते हैं। और अगर कोई नाम ले मैकडोनल्ड का तो हमारे मन में इमेजेस बनती है हैप्पी मील्स की, मतलब हम कहीं अच्छी सी जगह पर बैठकर कुछ अच्छा सा खा रहे हैं विद आवर पार्टनर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स और विद फ्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छे इमोशंस हैं। ठीक वैसे ही जब भी कोई नेटफ्लिक्स एंड चिल बोलता है तो हमारे मन में इमेजेस बनती है एंटरटेनमेंट की, रिलैक्स होने की, सारी टेंशन, सारे लफड़ों को साइड हटाकर हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। और ये इमोशंस के थ्रू अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाना बहुत खतरनाक मार्केटिंग होती है। जब भी हम अपनी चीजों को लोगों के इमोशंस के साथ जोड़ देते हैं तो मार्केटिंग अपने आप होती जाती है, जिसको इमोशनल
इंटेलिजेंस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का।